प्यारे बच्चों, आपका रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो ये विलेन चैप्टर है इसको डिस्कस करेंगे। जो सॉल्यूशन है इसमें ऑलरेडी हम जो लेक्चर फर्स्ट था जिसमें पहला लेक्चर जिसमें हम बताए थे कि विलयन की क्या परिभाषा होती है और विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, मतलब एक समान रूप से मिल जाता है। इसके बाद द्विअंगी जो विलयन है, जो बाइनरी सॉल्यूशन है, इसके दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। इसके बाद विलेय और विलायक के मोलों की संख्या निकालना, उनका मोल प्रभाज निकालना, भार जो उनकी प्रतिशत सांद्रता है तीन प्रकार की, W/V में, W/W में, V/V में, ये बताए थे। फिर PPT, PPM, PPB में सांद्रता बताए थे। इसके बाद विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, फिर मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये सारा जो है डिस्कस किया जा चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी, जिसको विलेयता कहते हैं, विलेयता। तो इसमें जो हम पहला डिस्कस करेंगे ठोस का द्रव में विलेयता। solubility of solid into solubility of solid into liquid solvent। तो ठोस का द्रव में माने विलेय जो आपका होगा ये ठोस होगा, ठोस अवस्था में होगा, और जो विलायक है ये द्रव अवस्था में होगा। तो समझने की बात यह है कि ठोस अवस्था में विलेय है। अब जैसे आप कल्पना करिए कि ये कोई कांच का ये बर्तन है जिसमें कि हम जल ले लिए हैं, वाटर, और इसमें आप कोई ऐसा सब्सटेंस जैसे चीनी हो गया या ग्लूकोज हो गया या यूरिया हो गया, ये मिला रहे हैं, तो ये विलेय है और ये विलायक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है कांच का, जैसे आप पारदर्शी होता है, आपको दिखाई देता है आंखों से, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसमें पानी ले लीजिए और 1 चम्मच चीनी डालिए और डाल के चम्मच से खूब घोल दीजिए। वो चीनी उसमें घुल जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा, आपको चीनी दिखाई नहीं देगी, केवल लगेगा कि पानी ही है। फिर थोड़ा सा 1 चम्मच डालिए, फिर घोलिए, फिर चीनी अदृश्य हो जाएगी, फिर 1 चम्मच लीजिए, फिर घोलिए, फिर चीनी अदृश्य हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही चीनी डाल के घोलते रहेंगे तो एक अवस्था आएगी जिससे कि उसका घुलना रुक जाएगा और वो चीनी फिर क्या होगा कि ये पेंदी में बैठने लगेगा। आप देखेंगे तो अब लाख चम्मच से हिलाइए, ये चीनी घुलने वाली नहीं है। ये अवक्षेप, ये बन जाए, मतलब यहां पे चीनी जो है इसके पेंदी में ये जम जाएगा। अब ये नहीं घुलता। तो जब किसी भी विलेय पदार्थ का घुलना रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं
सेचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि आप लिखेंगे कि जब किसी ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में मिलाते हैं तो उसका घुलना जारी रहता है। जब किसी ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में, यहां लिख दीजिएगा, लगातार मिलाते हैं, लगातार मिलाते हैं, जब किसी ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में लगातार मिलाते हैं तो उसका घुलना जारी रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जिस अवस्था में आती है जब विलेय का घुलना रुक जाता है तथा विलेय बर्तन के पेंदी में जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। इस विलयन को संतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब अगर एक ऐसा कंडीशन है कि अगर थोड़ा सा इसको गर्म करें तो इस विलेय की कुछ मात्रा और घुल जाती है, इस अवस्था को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। किंतु यदि संतृप्त विलयन को गर्म किया जाए तो विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, मतलब कुछ और घुल जाएगा उसमें, लेकिन अब उससे अधिक नहीं घुलेगा, अधिकतम मात्रा घुल जाती है। इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो समझने की बात है
कि जब हम किसी भी विलायक को लगातार, अगर किसी विलेय को लगातार किसी विलायक में मिलाते हैं तो उसका घुलना जारी रहता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि उसका घुलना रुक जाता है, जिसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा और इसको गर्म कर दिया जाए तो इसकी कुछ मात्रा और घुल जाती है और अधिकतम मात्रा उसकी घुल जाती है, उससे अधिक नहीं घुल सकता। इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आपको एक चीज बताई गई थी, मोलरता। मोलरता क्या बताया गया था? मोलरता ये बताई गई थी कि एकांक आयतन में उपस्थित जो मोलों की संख्या होती है मोलरता कहलाती है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर आयतन के विलयन में मोलरता, यहां से ये लिख देते हैं मोलरता। तो 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और विलेयता क्या है? तो जो मोलरता है वही विलेयता है। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल यही परिभाषा होगा। 1 लीटर आयतन के, अब यहां विलयन दिया है, यानी कि कोई भी सामान्य विलयन हो सकता है, लेकिन अगर संतृप्त विलयन होगा, 1 लीटर आयतन के संतृप्त विलयन में, माने ऐसा विलयन जिसमें कि विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, अब उससे अधिक नहीं घुल सकता, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलयन के विलेयता कहलाती है। तो पहले तो आप विलेयता, जो सॉल्युबिलिटी समझ करके घबरा गए होंगे, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो मोलरता है वह उसी का एक दूसरा रूप विलेयता है। मोलरता जो शब्द का प्रयोग होता है, मोलरता शब्द का प्रयोग होता है किसी सामान्य विलयन के लिए, जबकि विलेयता जो शब्द का प्रयोग है ये होता है संतृप्त विलयन की जो मोलरता है वही विलेयता है। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि संतृप्त विलयन की मोलरता ही, संतृप्त विलयन की जो मोलरता है वही विलेयता है, अर्थात ये लिख सकते हैं कि संतृप्त विलयन की मोलरता, संतृप्त विलयन की मोलरता
विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। अब विलेयता को हम अधिकतम मोलरता भी कहते हैं। विलेयता को अधिकतम मोलरता, मैक्सिमम मोलरिटी, मैक्सिमम मोलरिटी कहते हैं, मैक्सिमम मोलरिटी कहते हैं। और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम प्रति लीटर होता है। तो विलेयता का जो फॉर्मूला है वो भी आप लिख सकते हैं। अधिकतम मोलों की संख्या विलेय के अधिकतम घुली हुई मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। और जो विलेयता है इसको S से प्रदर्शित करते हैं, और जो नंबर ऑफ मैक्सिमम मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा कि S इज इक्वल टू एन मैक्स अपॉन वी। मैंने जितना, देखिए अगर कोई संतृप्त विलयन है और जितना 1 लीटर अगर आयतन है तो 1 लीटर आयतन को संतृप्त करने के लिए जितना जो है आपको विलेय के मोलों की संख्या आवश्यक होगी वही क्या है, वही मतलब विलेयता है। तो ये जो परिभाषा लिखे हैं कि 1 लीटर आयतन के संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की विलेयता कहलाती है। ये भी कहा जा सकता है कि 1 लीटर विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलेय के मोलों की संख्या ये विलेयता कहलाती है। तो ये आप समझ गए। और विलेयता को हम किससे डिनोट करते हैं? S से। और जैसे मान लीजिए अब ये है विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी, ये प्रोडक्ट, तो इसको डिनोट करते हैं KSP। K जो है आपका कांस्टेंट है और SP का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर KSP अगर आपको निकालना है तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ये लवण है। तो KSP और S में जो संबंध है, जैसे मान लीजिए ये जैसे AgBr के संतृप्त विलयन में
तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे AgBr है, और जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो Ag प्लस Br माइनस होगा। तो जो ये जो आयनिक साम्य की अवस्था में जो कांस्टेंट होगा K, ये हो जाएगा Ag प्लस का सक्रिय द्रव्यमान अब Br माइनस का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन AgBr का सक्रिय द्रव्यमान। तो इसको समीकरण 1 कर लीजिए। तो अब इसमें ये समीकरण 1 से ये क्या है, Ag प्लस, तो Ag प्लस का सक्रिय द्रव्यमान है, जिसको हम इंग्लिश में एक्टिव मास कहते हैं, एक्टिव मास। Ag प्लस का सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास, और ये आपका Br माइनस है, तो ये Br माइनस का सक्रिय द्रव्यमान है। अब देखिए जो ये AgBr है, ये इस जो AgBr का सक्रिय द्रव्यमान, तो ये क्या होगा कि ये कांस्टेंट होगा, स्थिरांक। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि AgBr के संतृप्त विलयन में, माने इसका क्या मतलब है कि AgBr का अगर कोई जल में अगर संतृप्त विलयन बनाते हैं तो जितना AgBr के मोलों की संख्या है वो फिक्स्ड रहेगी कि इतना ही, वो निश्चित रहेगा कि इतना ही AgBr इसमें घुलेगा, उससे अधिक नहीं घुलेगा। ये फिक्स है, ये निश्चित है। इसलिए ये हो जाएगा K इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Br माइनस अपॉन K डैश, और K डैश का ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू K डैश हो जाएगा, ये आ जाएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस। अब K इंटू K डैश के जगह पे आप लिख देंगे KSP। तो ये जो KSP है, अब जैसे किसी दुर्बल, स्ट्रांग नहीं, क्योंकि वो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया शो नहीं करेगा, दोनों दिशा में अभिक्रिया नहीं होगा अगर यहां पे प्रबल रहेगा। तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में धनायनों एवं ऋणायनों के
सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल विलेयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। अब जैसे आप उदाहरण लेकर के मान लीजिए, आप उदाहरण ले लिए ये BaCl2, तो BaCl2 का जब आयनन होगा तो क्या बनेगा, Ba2 प्लस बनेगा, 2Cl माइनस बनेगा। अगर इसका Ksp आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Ba2 प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू Cl माइनस का, और यहाँ जो कोफिशिएंट जो गुणांक है इसको पावर में लिख देंगे। गुणांक को पावर में क्यों लिखेंगे, क्योंकि जैसे अगर Ba2 प्लस है 2Cl माइनस है तो इसको दो बार जैसे ऐसे लिखे, तो अब Cl माइनस और Cl माइनस जब दो बार रहेगा, मान लीजिए ये 2Cl है, अगर ऐसे लिखेंगे तो गुणा है तो ये पावर तो इसका जो घात है वो जुड़ी न जाएगा। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि जो ये गुणांक होता है उसको घात में लगा देते हैं। अब जैसे ऐसे ही आपका ये Al2S3 है तो ये 2Al और 3S होगा, और चार्ज ये क्रॉस रूल से लग जाता है, मतलब ये 3 है तो इस पर चार्ज +3 होगा, ये -2 होगा। अब इसका अगर आपको Ksp लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये आप ब्रैकेट में लिख देंगे Al के ऊपर 3 प्लस चार्ज का पावर 2 इंटू S के ऊपर 2 माइनस का पावर ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी अगर लवण दिया हुआ है, कोई विद्युत अपघट्य दिया है, तो उसमें कितने धनायन और कितने ऋणायन हैं, तो उनके सक्रिय द्रव्यमान का जो गुणनफल है वही विलेयता गुणनफल कहलाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे क्या कारण है कि जैसे कोई ठोस है तो ज्यादा घुलता है, कोई ठोस है तो कम घुलता है। ये क्या रीजन है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसमें जैसे एक होता है, ये मान लीजिए विलेय है और विलेय यहां पे ठोस है। अब विलेय जो है, जैसे रासायनिक बंध आप 11 में पढ़ चुके हैं, तो उसमें पोलर और नॉन पोलर, माने एक पर जैसे जो नॉन पोलर है अध्रुवीय, जिसको कहते हैं अध्रुवीय अणु, ठीक है, माने नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, जैसे Cl2 है, Cl2, Br2, I2, तो Br2 तो मान लीजिए लिक्विड में, लेकिन I2 है जैसे, ऐसे ही और भी सब्सटेंसेज हैं जो जैसे ये एल्केन्स हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ये सब जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर। अब मान लीजिए एल्केन में
तो पहला 4 मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो गैस ही होता है, और C5 से C17 तक लिक्विड होता है। लेकिन अगर C18 और H38 ये क्या है, ऑक्टाडेकेन है, तो ऑक्टाडेकेन ये ठोस होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या है, ये नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। लेकिन अगर हम अब उसी तरह से जैसे ये C6H12O6 है, ग्लूकोज, या जैसे C12H22O11 ये चीनी है, या NH2CONH2 ये यूरिया है, ये सब भी किस में आते हैं, ये नॉन पोलर में ही आते हैं, ये अध्रुवीय में ही आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ध्रुवीय अणु की, तो ध्रुवीय अणु में अब जैसे ये NaCl है, Na+Cl-, जिसको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जितने भी ये मतलब आयनिक, जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक जैसे CaCl2, CaCO3, K2SO4 etc, तो जितने भी आयनिक हैं वो सब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बना है। अब जैसे मान लीजिए विलायक में आप ले लीजिए, अब विलायक में भी ये हो जाएगा अध्रुवीय। अब जैसे मान लीजिए अध्रुवीय जो विलायक है, अब पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन ऑयल है, किरोसिन का तेल, या सरसों का तेल, ये सब अध्रुवीय है, अध्रुवीय। लेकिन ध्रुवीय विलायक कौन कौन से हैं, ये अध्रुवीय विलायक हो गए। अध्रुवीय विलायक, तो ध्रुवीय विलायक में जैसे ये जल है, तो अब इसमें इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, बहुत सारे ऐसे, जैसे एसिटिक एसिड है, विनेगर सिरका में मिलता है, वो भी क्या है, ध्रुवीय है। तो ये ध्रुवीय और अध्रुवीय बताने का यहां पर मेरा कंसेप्ट ये है कि जो ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय में विलय होते हैं और अध्रुवीय में अविलय होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि अध्रुवीय अणु यानी कि विलेय, अध्रुवीय विलायक में विलेय होता है, विलेय होता है, तथा ध्रुवीय विलायक में अविलेय होता है, माने नहीं घुलता है। देखिए, जो अध्रुवीय होगा अध्रुवीय में ही घुलेगा, वो ध्रुवीय माने जो नॉन पोलर है वो पोलर में नहीं घुलेगा। मतलब समान वाले ही एक साथ मिल करके घुलते हैं। अगर पोलर को पोलर में डालेंगे या नॉन पोलर को नॉन पोलर में डालेंगे तभी घुलेगा।
आप पोलर को अगर नॉन पोलर में डाल दिए, उल्टा डाल दिए, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तब फिर वो नहीं घुलेगा। तो अध्रुवीय विलायक में अविलेय होता है। इसी प्रकार ध्रुवीय अणु विलेय ध्रुवीय विलायक में विलेय होता है। अध्रुवीय में अविलेय होता है। तो ये समझना है कि जो पोलर है पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, और जो नॉन पोलर है नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर में नहीं घुलेगा। अब एक होता है हाइड्रेशन ऊर्जा। अब देखिए, कोई जो है घुलता है, कोई नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? तो हाइड्रेशन ऊर्जा की वैल्यू जो लैटिस ऊर्जा होती है, जिसको क्रिस्टल ऊर्जा भी कहते हैं, लैटिस ऊर्जा से ज्यादा होती है। अगर हाइड्रेशन जो ऊर्जा है लैटिस ऊर्जा से अधिक है तो विलेय घुलता है, विलेय घुलता है। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम है, हाइड्रेशन ऊर्जा अगर कम है लैटिस ऊर्जा से, तो विलेय नहीं घुलता है। अब हाइड्रेशन ऊर्जा क्या है? तो जब किसी भी आयनिक यौगिक को किसी जल में घोलते हैं तो क्या होता है कि जो धनायन होते हैं उसके चारों ओर जल के अणु एक सतह बना लेते हैं, जिस प्रक्रम को हाइड्रेशन कहते हैं। आज इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसको हाइड्रेशन ऊर्जा कहते हैं। तो हाइड्रेशन ऊर्जा की परिभाषा आप लिख लीजिए। हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी तो इसमें यह है कि जब किसी आयनिक यौगिक या जब किसी ठोस, लिख लीजिए, जब किसी ठोस आयनिक यौगिक को जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं
घोलते हैं तो आयनिक यौगिक के धनायनों के चारों तरफ जल के अणु आकर्षित होकर एक सतह बना लेते हैं। इस प्रक्रम को हाइड्रेशन कहते हैं। जल योजन, इसकी हिंदी होती है जल योजन, हाइड्रेशन कहते हैं। तथा इस प्रक्रम में प्रयुक्त ऊर्जा हाइड्रेशन ऊर्जा कहलाती है। हाइड्रेशन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। अब लैटिस ऊर्जा, जिसको क्रिस्टल एनर्जी कहते हैं, लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल ऊर्जा। तो क्रिस्टल ऊर्जा क्या है कि एक मोल किसी आयनिक यौगिक के एक मोल अणुओं के आयनिक बंध को तोड़ने में या एक मोल आयनिक बंध बनने में, एक मोल आयनिक बंध बनने में जो ऊर्जा परिवर्तित होती है क्रिस्टल ऊर्जा कहलाती है। तो वही बता रहे थे कि जब हाइड्रेशन एनर्जी, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ये जब कम होता है लैटिस एनर्जी से, तो विलेय घुलता नहीं है। तब विलेय नहीं घुलता है। मतलब अगर कोई विलेय किसी विलायक में घुल रहा है तो उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो आयनिक कंपाउंड है उसकी जल में विलेयता के लिए कंसेप्ट है। और अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तब विलायक में घुल जाएगा। तब विलेय विलायक में घुल जाएगा।
क्यों घुल जाएगा? क्योंकि हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, तो जितना ऊर्जा चाहिए उसको घुलने के लिए उतना वो हाइड्रेशन एनर्जी से जो ऊर्जा निकलेगी वो उसके घुलने में प्रयुक्त हो जाएगी। अगर कम निकलेगी तो जितना उसको घुलने में ऊर्जा चाहिए मिलेगा ही नहीं। जैसे इसको एक चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये NaCl को हम घोल रहे हैं, तो NaCl, अब इसमें जैसे धनायन ये है तो इसके ये चारों तरफ ये जल के जो अणु हैं, चूंकि ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, ये ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, और Na+ है तो Na+ पर धनावेश है। तो जो धनावेश है वो ऋणावेश के साथ आकर्षित हो जाता है और इस तरह से जो धनायनों के चारों तरफ जल के अणुओं का एक लेयर बन जाता है, एक सतह बन जाता है, इसी को हाइड्रेशन कहते हैं। और एक चीज आप समझ लीजिए, जब कहीं भी आकर्षण बल लगता है, मतलब बॉन्ड बनता है, तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। किसी बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो ऊर्जा लगानी पड़ती है।